हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एम पॉली पर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस की तीव्रता। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ पाए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है। इसको बोलते हैं प्रतिबलों का सांद्रता। क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें एजेस होती हैं, कोने होती हैं, तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके कोनों से। आपने देखा होगा ना, आप कोई चॉकलेट मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, आप बीच में से अगर उस चॉकलेट को तोड़ें तो मुश्किल से टूटती है, लेकिन अगर उसका कोना तोड़ें तो आसानी से टूट जाता है। अब हम बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे तो क्या था कि इस प्रकार के हमारा जो था वो बैट होता था। ये देखिए, इस टाइप का हम घर में बना लिया करते थे और उससे हम जो थे वो क्रिकेट खेलते थे। तो क्या होता था, जब भी वो टूटता था वो कहां से ब्रेक होता था, यहां से ब्रेक होता था, हमेशा यहां से टूटता था। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहां पे प्रतिबलों की जो तीव्रता थी वो ज्यादा थी, इसीलिए हमेशा यहां से टूटता था। फिर हमें पता चला कि जो बैट्स बनाए जाते हैं वो इसीलिए किस प्रकार के बनाए जाते हैं, उनमें फिलेट लगाया जाता है। इसको बोलते हैं फिलेट लगा देना, गोल आकार कर देना, कोने पे से कोने को गोल कर देना, उसको बोलते हैं फिलेट कर देना। हर चीज पे आपको मिलेगा। आप अगर ये एलईडी भी देख रहे हैं तो इस पे भी कहीं ना कहीं फिलेट लगाया गया है। बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे भी कहीं ना कहीं ये देखिए फिलेट लगाया गया है। क्यों? ताकि अगर ये एज इसकी होती तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम एजेस ना बना करके उसको गोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो टूटे ना। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर से कि ये जो चीज है, ये इस तरीके का बेड भी इसी प्रकार के होते थे। आप यहां पे देखिए जो लाइन है ये कोने पे से बहुत ज्यादा मिल गई है, और ये किसकी लाइन है, ये स्ट्रेस की लाइन है। लेकिन आपने देखा ये कोना बनाने की वजह से क्या हुआ, यहां पर इनकी ये जो लाइन है आपस में मिल गई, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। उससे क्या हुआ, ये जो मटीरियल टूटेगा, ये जो प्रोडक्ट पार्ट टूटेगा वो यहीं से टूटेगा। अब हमने क्या किया, जब हमने इसमें फिलेट लगाया, देखो तो ये लाइंस क्या हो गई, ये भी ना कर्व शेप में हो गई, गोल आकार में हो गई, देखो इस प्रकार से। तो क्या हुआ, इसके टूटने के चांसेस कम हो गए। इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज ए पॉइंट in the part design where stress is significantly higher than in the surrounding area। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन किसी पार्ट का वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जहां पर स्ट्रेस अलग अलग और जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो तनाव एकाग्रता भाग के डिजाइन में एक बिंदु है जहां तनाव आसपास के क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही अभी तक क्या था, लाइन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे फिलेट बनाया, किस तरीके की लाइन आएंगी, इस प्रकार की लाइन आएंगी बच्चों। क्या हो गया इसको, ये देखो इस प्रकार की लाइंस आएंगी। तो ये लाइन आपस में मिलने के इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इस बेड के टूटने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो इसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक पेपर लिया है, ठीक है, एक पेपर लिया है। अब ये जो पेपर है इसको मैं खींच रहा हूं, तो ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है इसमें जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये नहीं टूट रहा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए टूट ही नहीं रहा है। मैं इसको खींच रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में एक होल बना दिया। क्या किया, एक होल बना देते हैं इसके बीच में। ठीक है, एक होल बनाते हैं इसके बीच में और फिर इसको खींचने की कोशिश करते हैं। अब मैंने देखो, मैंने इसमें एक होल बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको खींचा, अरे टूट गया। कहां से टूटा, बीच में से टूटा। कहां से, जहां पे होल बना हुआ था। तो होल्स भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो बच्चों, यहां तक क्या था, सारी स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन जैसे ही होल पर आई क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो ये कहां से फटा, जहां पर होल था। वही चीज को ये बुक बोलने की कोशिश कर रही है कि अंग में बने हुए छेद, होल्स, चाबी मार्क, कीबेग, नॉचेस, ठीक है, चूड़ियां, सतह की रुक्षता, सरफेस रफनेस, खरोच, स्क्रैचेस आदि के कारण प्रत्येक के प्रतिबलों में यह समस्या पाई जाती है।
क्यों? देखो ये मटेरियल, ये पार्ट था सपोज एक, तो इसमें क्या था, जब तक होल नहीं था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, टूट नहीं रहा था। जैसे ही मैंने बीच में होल बनाया, क्या हुआ, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पेपर बीच में से फटा। कहां से? जहां पे होल बनाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम स्ट्रेस राइजर भी बोलते हैं, स्ट्रेस राइजर भी बोलते हैं। स्ट्रेस राइजर किस तरीके से काम करता है वो समझिए बच्चों। स्ट्रेस राइजर इस तरीके से काम करता है कि सपोज आपके पास, मैंने जैसे अभी पेपर लिया था एक, तो एक पेपर है, इस पेपर में मैंने यहां पे एक होल बना दिया, तो ये पेपर यहीं से ब्रेक होगा, यहीं से फटेगा ये पेपर। अब मैं चाहता हूं कि ये इसका कुछ तो हल हो जो ये यहां से फटे ना, तो मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, इसमें दो छोटे होल्स यहां बना देते हैं, एक यहां एक यहां। तो क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इसके टूटने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस राइजर। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेस हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के, प्रतिबलों की सांद्रता का क्या क्या कारण है वो समझिए। अभी आपको समझ में आया स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, जो प्रतिबल है उसकी जो तीव्रता है उसको हमें कम रखना है, ताकि जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा पार्ट है, वो ब्रेक ना हो एकदम से। ठीक है, तो होल्स, नॉचेस, कीवेज, ये सब इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो हमारा पार्ट है वो एकदम से ब्रेक ना हो जाए। समझ में आया आपको? ठीक है, देखो हर चीज की एक लिमिट है, अगर आप उसकी लिमिट से ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन किस किस वजह से होता है। शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर किस प्रकार के होते हैं, देखो शार्प कॉर्नर इस प्रकार के होते हैं बच्चों, ये शार्प कॉर्नर्स हैं एकदम, ये एकदम शार्प कॉर्नर्स है। ठीक है, ये जो है ये शार्प कॉर्नर्स है, इसके एकदम शार्प है। तो जब भी ये टूटेगा, ये शार्प कॉर्नर से टूटेगा, कोने से टूटेगा अपने। ठीक है, दूसरा ज्योमेट्रिक डिसकंटिन्यूटीज, ज्योमेट्रिक डिसकंटिन्यूटीज की वजह से भी टूटता है। ज्योमेट्रिकली कोई प्रॉब्लम अगर हुई है, मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है, तब भी वो टूटेगा। क्रैक्स, होल्स इन द मेंबर, आप देखते हैं आपके घर में कोई शीशा है, उस शीशे में क्रैक आ गया, दरार आ गई। ठीक है, तो वो जब भी टूटेगा वो उस दरार की जगह से ही टूटेगा जहां पर वो दरार आई है। आप कहते हैं कि आप देखना ये दरार आ गई शीशे में, ये यहीं से टूटेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन उस दरार की जगह पे बढ़ जाता है, इस वजह से वो शीशा उस दरार की जगह से ही टूटता है। ठीक है, इसका ऑल्दो इसका इस्तेमाल एज एडवांटेज भी किया जाता है, खास करके शीशे में दरार मारी जाती है स्ट्रेट, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे उसको टक 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 ऐसे करके मारते हैं और वो शीशा वहीं से स्ट्रेट वे में टूटता है एकदम। ठीक है, रहता है आपका एब्रप्ट चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन में कुछ कुछ बदलाव कर देते हैं अचानक से, उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। और लास्ट आता है हमारा पुअर सरफेस फिनिश। अगर सरफेस पे फिनिशिंग अच्छे से नहीं की गई है, सरफेस स्मूथ अच्छे से नहीं है, रफ है ना, खुदड़ी सरफेस है, तब भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी सरफेस फिनिश हो वो पुअर ना हो, गुड सरफेस फिनिश हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो देखो जो हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक फैक्टर से डिनोट किया जाता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, प्रतिबल सांद्रण गुणांक। ठीक है, इसको कर लेना, प्रतिबल सांद्रण गुणांक। तो ये क्या है, ये रेशियो है किसका, मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस का। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस का। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी पड़ रही है और कितनी नॉमिनल स्ट्रेस है, उसका जो फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं हम, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं। और इसको केटी से डिनोट किया जाता है, किससे, केटी से डिनोट किया जाता है। तो इसको इसी तरीके से लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ मेंबर एट अ नॉच और फिलेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है मेंबर के, कहां पे, नॉच पे और फिलेट पे। फिलेट क्या है, मैंने आपसे कहा इस पे फिलेट लगा दीजिए, ये जो है इस पे फिलेट लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये इस पे फिलेट लग गया तो ये गोल हो जाएगा अपने कोने से। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलेट। नॉच अभी बताएंगे आपको। ठीक है, टू द नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन नेट एरिया, उसको, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सिद्धांतिक रूप से अंक के किसी कार्ड पर अधिकतम प्रतिबल नॉच और फिलेट पर तथा नामिक प्रतिबल के अनुपात को ही प्रतिबल सांद्रण गुणांक कहते हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, केटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, और केटी क्या है यहां पे, थ्योरेटिकल फैक्टर। अब देखो जो मेथड्स हैं, किस मेथड के थ्रू हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं, सबसे पहले वो समझिए। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को हम कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिससे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि फिलेट लगा दीजिए। यहां पर देखो ये जो बनाया गया है, इस तरीके में क्या होगा, ये हमेशा यहीं से टूटेगा। कहां से टूटेगा, हमेशा यहां से टूटेगा, इस जगह से। तो क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, डैमेज होगा। अगर मैंने इसको फिलेट बना दिया तो जो हमारी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की लाइन है, जो स्ट्रेस लाइंस है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो क्या होगा, हमारा टूटने के चांसेस कम हो जाएंगी, वो आपस में टच नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो क्या है ये मेथड, प्रतिबल प्रवाह रेखाओं को उचित डिजाइन द्वारा एकत्र ना होने देकर। तो हमने क्या किया, डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या डिजाइन में, देखो पार्ट वही है, डिजाइन वही है, बस क्या किया, यहां जो हमने एज बनी हुई थी, कोना बना हुआ था, उस कोने को फिलेट में बदल दिया, घुमा दिया थोड़ा सा, और हमारा क्या हुआ, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। दूसरा, नॉच बना करके। अब नॉच क्या है, देखो नॉच किस प्रकार की बनती है, इसको बोलते हैं नॉच बेटा, ये है नॉच, थोड़ा सा गोल घुमा दिया। किस प्रकार से, देखो ये जो है ये पुअर है, क्यों, क्योंकि इसमें एजेस बनी हुई है। यहीं पर ये गुड लिखा हुआ है, गुड क्यों लिखा हुआ है, यहां पे इन्होंने क्या किया, इसको घुमा दिया थोड़ा सा, तो फिलेट लग गया। अब क्या किया इन्होंने, देखो और ज्यादा इसको घुमा दिया, तो ये प्रीफर्ड हो गया। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे अगर इसमें नॉचेस बना दी तब भी क्या होगा, ये प्रीफर्ड हो जाएगा। तो 2 या 3 तरीके हमारे ऐसे होते हैं, या तो नॉचेस बना दो या फिर फिलेट लगा दो, ताकि हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कम हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फटीग, इसको बोलते हैं श्रांत, फटीग, ठीक है। श्रांत क्या है, जब भी कोई मटेरियल, देखो वी आर इंजीनियर्स, हम क्यों हैं, हम हैं लोगों की लाइफ सेव करने के लिए, ठीक है, उनको ऐसे किसी चीज में झोंक देने के लिए नहीं, किसी मशीन के भरोसे छोड़ देने के लिए नहीं। हम लोग मशीनों पर भरोसा तब तक करते हैं जब तक कि मशीन कंप्लीटली अच्छे से टेस्ट ना की जा चुकी हो, ठीक है, तब अदरवाइज तब तक हम मशीन पर भरोसा नहीं करते हैं। अब देखो हम जो इंजीनियर्स हैं, हम यहां बैठे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लोग भरोसा करते हैं। अगर मार्केट में गाड़ी भी आती है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसमें बैठते हैं, फैमिली बैठती है, घूमने जाते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जिस कंपनी की ये गाड़ी है, मुझे भरोसा है कि उसने मुझे अच्छी गाड़ी दी है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा इंजीनियर हुआ जो लापरवाही, जिसने अच्छे से गाड़ी चेक नहीं की, गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो गए कुछ टाइम के बाद, कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ जिस वजह से फैमिली का कोई लॉस हो गया, चोट लग गई सबके, तो कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, अपना टास्क बड़ी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है, ठीक है। अब देखो फटीग क्या है, जब भी कोई रिपीटेड स्ट्रेस लगता है उसको फटीग बोलते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा लॉस होता है, उसकी वजह से जो फेलियर होता है उसको फटीग बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल है, हम कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि साइकिल हम तेज चला रहे हैं, पेंडल ही टूट गया, क्यों, क्योंकि साइकिल में जो स्ट्रेस लगता है वो अलग अलग टाइप से, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, इस प्रकार से लगता है, ठीक है। टेंसाइल लगेगा, कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, इस प्रकार से क्या लगता है, हमारा जो है वो साइक्लिक जो है स्ट्रेस लगता है, साइक्लिक लोडिंग होती है। हम क्या करते हैं, पेंडल मारते हैं इस तरीके से, और जब हम पेंडल मारते हैं तो कभी टेंसाइल और कभी कंप्रेसिव दबा देते हैं उसको, तो वो ये जो साइक्लिक लोडिंग होती है इसकी वजह से भी क्या होता है, फेलियर होता है, इसी को फटीग बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, it fails at stresses below the yield point stress. Such type of failure of a material is known as fatigue. तो बार बार प्रतिबल के लगने या उनकी प्रकृति में परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में आई कमी को फटीग कहते हैं, ठीक है, फटीग कहते हैं। जैसे कोई वायर, आपको वायर तोड़नी है तो वायर को खींच के थोड़ी ना तोड़ते हैं बेटा, है ना, या वायर को आपको ऐसे नहीं तोड़ते ना कि दबा दिया तोड़ दिया, नहीं, वायर को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो वायर हमारी टूट जाती है। इसी तरीके से फटीग काम करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अब साइक्लिक लोडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे क्रैक्स आने स्टार्ट होते हैं, मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, क्रैक आने शुरू होते हैं। जैसे कोई प्लेट, सपोज कोई प्लेट है, कोई प्लेट यहां नजर नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको दिखाता,
चलो इसी को कोई प्लेट मान लेते हैं। ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट को मैं दबा के तोड़ना चाहूं टूटेगी नहीं, खींच के तोड़ना चाहूं टूटेगी नहीं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से इसको तोड़ूं तो ये प्लेट थोड़े टाइम के बाद टूट जाएगी। इसी को बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। तो इस टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इसमें क्रैक्स आने शुरू होंगे और ये वहीं से टूटेगा। ठीक है, इसी को फटीग बोल रहे हैं, इसी को साइक्लिक लोडिंग बोल रहे हैं। तो साइकिल है, वायर है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। किसके? फटीग के। ठीक है, श्रांत के। अब देखते हैं एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट इसके वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सहन सीमा। भाई सहन सीमा, सहन सीमा क्या है कि सपोज आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, आप बैठे हैं, नहीं आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर कुछ बोल रहा है, आप फिर बैठे, नहीं आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन आपकी एक लिमिट है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार में आप बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है। तो क्या हुआ, आपकी जो एंड्योरेंस लिमिट थी, आपकी जो सहन सीमा थी, अब उसके ऊपर बात आ गई। तो क्या हुआ, फेलियर हुआ। क्या हुआ, आप गुस्सा हो गए, झगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये देखो क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस which a polished standard specimen can withstand without failure for finite a cycle। क्या है कि मेरे पास सपोज एक रॉड है, ठीक है, कुछ भी है, तो उसकी एक लिमिट है। अगर मैं उस रॉड पे अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं उस रॉड को, वो नहीं टूट रही, दैट मीन्स क्या है कि वो उतना उसकी सहन सीमा है, उतना वो सहन कर सकती है। ये मार्कर है, ये नहीं टूट रहा, इसकी इतनी सहन सीमा। लेकिन मैं अगर और बहुत ही ज्यादा इस पे जो है लोड लगा दूं, बहुत ही ज्यादा, क्या हुआ, बीच में से टूट जाएगा। तो इसकी क्या हुआ, इसकी एंड्योरेंस लिमिट क्रॉस हो गई। क्या हुआ, एंड्योरेंस लिमिट क्रॉस हो गई। तो उसी को तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस, जो कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब वो क्रॉस हो जाती है, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट क्रॉस हो गई इसकी। ठीक है, एक मानक नमूने के लिए पूर्ण परिवर्तीय नमन प्रतिबलों का वह अधिकतम मान जो अनुमान बिना असफल हुए सहन कर सकता है, फटीग सीमा अथवा सहन सीमा कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अब देखो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फटीग फेलियर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहां पे ये रॉड टूट गई, शाफ्ट है, शाफ्ट टूट गई, घुमाई, भाई जितनी आप कोई मोटर शाफ्ट को घुमा रहा है, घूम रही है, लेकिन जो आगे आपने मशीन लगाई है वो इतनी हैवी मशीन आपने लगा दी कि वो शाफ्ट उस मशीन को नहीं घुमा सकती, लेकिन मोटर तो शाफ्ट को घुमा रहा है ना। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि यहां पर एक है मोटर, देखो ये है मोटर, ठीक है, ये लगी हुई है शाफ्ट, और ये लगा दिया आपने मशीन। तो मोटर भी चलो ठीक है, मोटर ने अपना शाफ्ट को घुमाना शुरू किया, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूमनी शुरू हुई। अब ये घूमी, मशीन तो चलेगी नहीं ना, इतनी बड़ी मशीन इस छोटी सी शाफ्ट से, तो क्या होगा, ये जो शाफ्ट है वो टूटेगी। इसी को बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट और फटीग फेलियर। ठीक है, ये देखो स्पैनर टूट गया, शॉकर टूट गए। ठीक है भाई, एक पर्सन बैठ सकता था गाड़ी में, आप 6 बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल 5 बैठ सकते थे, आप 10 बैठ के जा रहे हैं, और झटकों वाली रोड पे आप सब कूद रहे हैं उस गाड़ी में, तो क्या होगा भाई, शॉकर ब्रेक हो जाएंगे, शॉकर टूट जाएंगे। इसी को बोलते हैं फटीग फेलियर। ठीक है, सहन सीमा को क्रॉस कर देना। तो बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मशीन डिजाइन पूरा ही यहां पर आप पढ़ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नए लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।